इस समय स्टॉक मार्केट में आईपीओ की बरसात हो रही है और इस बरसात में एक और बड़ा नाम जुड़ गया है और वो नाम है एचडीबी फाइनेंशियल सर्विस और ये बाजार से उठा रहा है 12,500 करोड़ रुपए। ये जब आईपीओ आएगा ये बन जाएगा देश का सबसे बड़ा एनबीएफसी कंपनी का आईपीओ। इससे पहले आया था बजाज फाइनेंस का 6,500 करोड़ का, ये होगा एग्जैक्ट उससे डबल। अगर एनबीएफसी छोड़ दे ओवरऑल देखे तो ओवरऑल देश का 7वां सबसे बड़ा आईपीओ होगा और एचडीएफसी ग्रुप का 4था आईपीओ होगा। एक एचडीएफसी की कंपनी थी एचडीएफसी लिमिटेड, एक है एचडीएफसी बैंक, एक है एचडीएफसी असेट मैनेजमेंट और दिस इज द 4th कंपनी। इसका आईपीओ लाने का प्लान कोई 10 साल से चल रहा है। हर बार लगता है आया 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 लेकिन फिर आईपीओ आता ही नहीं है। लेकिन अब की बार तो इसको आना ही पड़ेगा, झक मार के आना पड़ेगा। क्यों, वो आगे बताऊंगा वीडियो में। और साथ में ये भी बताऊंगा ये कंपनी है क्या, ये कंपनी करती क्या है, इसका और एचडीएफसी का रिश्ता क्या कहलाता है, इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, इसकी स्ट्रेंथ क्या है, इसकी वीकनेस क्या है और क्या ये अगली बजाज फाइनेंस बन पाएगी, ये सब बताएगा आपका राहुल। और अगर आप ये सोच रहे हैं राहुल जी आईपीओ की बातें अब मत करो यार, हर बार मूड बनता है करेंगे करेंगे, अप्लाई भी करते हैं, मिलता तो है नहीं। लेकिन भाई साहब अब की बार ये मिलेगा, 100% मिलेगा। कैसे और क्यों वो भी बताएंगे वीडियो में। और आज की हमारी वीडियो के पार्टनर है इनक्रेड मनी और यही कंपनी मदद करेगी आपको शेयर दिलाने में। कैसे आगे बताएंगे विस्तार से। तो अभी तो जनता जनार्दन की जय बोलते हैं और करते हैं वीडियो की शुरुआत। तो सबसे पहले एचडीबी फाइनेंशियल सर्विस है क्या। एचडीबी फाइनेंशियल सर्विस एक नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी है जो कि भाई साहब जनता से डिपॉजिट नहीं लेती, बस लोन प्रोवाइड करती है। और लोन कहाँ प्रोवाइड करती है, 3 कैटेगरी में करती है प्रमुख रूप से। पहली कैटेगरी में देती है बिजनेस लोन, कुछ लोन सिक्योर्ड भी देती है, कुछ लोन अनसिक्योर्ड भी देती है। सेकंड कैटेगरी में करती है असेट फाइनेंस, यानी गाड़ियों के अगेंस्ट लोन दे दिया, प्रॉपर्टी के अगेंस्ट लोन दे दिया, ये काम भी करती है। एंड थर्ड ये करती है कंज्यूमर फाइनेंस का काम, यानी टीवी चाहिए, फ्रिज चाहिए, मोबाइल चाहिए, इनके अगेंस्ट भी भाई साहब फाइनेंस प्रोवाइड करती है। ये कंपनी है एचडीएफसी बैंक की सब्सिडरी। एचडीएफसी बैंक का इस कंपनी में 94.6% हिस्सा है, यानी ले दे के देखा जाए तो ये एचडीएफसी की ही तो कंपनी है। ये कंपनी रजिस्टर्ड हुई थी 4 जून 2007 को और मात्र 17 साल में इसने क्या क्या अचीव किया है एक बार बानगी देखो। आज की डेट में इसके असेट अंडर मैनेजमेंट है 98,000 करोड़, इसके 60,000 एम्प्लॉय हैं और 1,75,00,000 कस्टमर है। इसके 1684 ब्रांचेस है। किसी कंपनी ने 17 साल में इतनी ग्रोथ की है तो भाई साहब उसकी ताकत क्या है, वीकनेस क्या है, वो सब देखेंगे। पहले देखते हैं इसकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की कमाई धमाई के क्या हाल है, ये कमाई कर रही है या स्टार्टअप जैसे लॉस ही लॉस चल रहा है। तो सबसे पहले बात करें रेवेन्यू की, तो पिछले साल का रेवेन्यू था 8,319 करोड़ जो कि पिछले साल की तुलना से 10% ज्यादा था, यानी भाई साहब रेवेन्यू बढ़ रहा है। इसमें से जो रेवेन्यू आता है 86% लेंडिंग से आता है, 7.5% इनका एक बीपीओ ऑपरेशन है वहां से आता है और 7.5% अदर चार्जेस। राहुल जी ये तो रेवेन्यू हुआ, प्रॉफिट बताओ। प्रॉफिट साहब इन्होंने कमाया 2461 करोड़ रुपए इस साल, जो कि पिछले साल की तुलना में 25% ज्यादा है, यानी रेवेन्यू भी बढ़ रहा है, प्रॉफिट भी बढ़ रहा है। प्रॉफिटेबल कंपनी। जब भी आप एनबीएफसी या बैंक देखते हैं तो इसमें एक इंपॉर्टेंट फैक्टर, 2 इंपॉर्टेंट फैक्टर देखे जाते हैं। एक होता है निम मतलब नेट इंटरेस्ट मार्जिन, कि भाई साहब कितने पे पैसा आया और कितने पे दिया। तो मान लो बैंक ने 10% पे लोन लिया और आपको 16% पे दिया, तो जो 6% है ये हुआ निम, नेट इंटरेस्ट मार्जिन। इस कंपनी का निम है 7.85%, जो कि इंडस्ट्री में 4th हाईएस्ट नंबर पे है। सेकंड जो फैक्टर देखा जाता है बैंक या एनबीएफसी में, वो देखा जाता है एनपीए। एनपीए का मतलब है साहब नॉन परफॉर्मिंग असेट। नॉन परफॉर्मिंग असेट का मतलब वो जो लोन इन्होंने दिए तो हैं पर वो डूब गए साहब, ये पैसे की वक्त रिकवरी ना होगी, तो वो इनका जो रेशियो है वो है 0.63%, जो कि इंडस्ट्री में सेकंड सबसे बढ़िया है, यानी इनके पैसे आसानी से डूबते नहीं है साहब। तो राहुल जी कंपनी अच्छी है, बढ़िया काम कर रही है, तो ये आईपीओ अभी क्यों ला रही है, पहले क्यों नहीं लाई और अभी इसको लाना पड़ेगा, ऐसा क्यों बोले? सर ऐसा मैं इसलिए बोला, अक्टूबर 22 में आरबीआई ने एक नोटिफिकेशन इशू किया। नोटिफिकेशन हिसाब से आरबीआई ने कहा कि यार एनबीएफसी हम रजिस्टर्ड करते हैं, छोटी मोटी एनबीएफसी छोटा मोटा लोन दे रही है, अब तुम इतना बड़े बड़े लोन देते हो, हम तुमको अपर लेयर कैटेगरी में मानते हैं। और 15 एनबीएफसी की लिस्ट निकाली कि भैया तुम बड़ी एनबीएफसी हो, तुम छोटी मोटी नहीं हो, तो या तो जितने लोन बांट रखे हैं या तो इसको वापस लो, या फिर भाई साहब तुम बाजार में लिस्ट हो। और लिस्ट होने के लिए 3 साल का टाइम दिया कि सितंबर 2025 से पहले तुम 15 के 15 लिस्ट हो जाना भाई साहब। उस 15 में भाई साहब बजाज हाउसिंग फाइनेंस का भी नाम था, इसीलिए पिछले साल उसको भी मजबूरी में लिस्ट होना पड़ा। तो अब एचडीबी फाइनेंस लेके आ रही है भाई साहब 12,500 करोड़ का आईपीओ।
जिसमें 10,000 करोड़ रुपए का OFS होगा, यानी इसके जो प्रमोटर हैं, इन्वेस्टर हैं, वो अपना शेयर बेचेंगे। कौन है बेचेगा? HDFC बैंक बेचेगा। और 2,500 करोड़ रुपए फ्रेश कैपिटल आएगी, जिसको अपने गुल्लक में रखेगी और आगे बिजनेस को एक्सपेंड करेगी। क्योंकि सितंबर 25 की गाइडलाइन है और जल्दी से काम करना है, तो जोर शोर से तैयारी चल रही है। तो जो बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट बैंकर है उनको एज एडवाइजर, जैसे जेफरी, जेम फाइनेंशियल, मॉर्गन स्टैनली, इनको एज एडवाइजर अपॉइंट कर चुके हैं। और बहुत सारे फॉरेन और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन को भी इसमें इन्वॉल्व कर लिया गया है, क्योंकि ये HDFC बैंक की ही कंपनी है, इसी का सब्सिडी का ही IPO आ रहा है। तो HDFC बैंक के जो शेयर होल्डर हैं उनका इसमें 10% एडिशनल कोटा होने वाला है। तो अगर आप चाहते हो कि HDFC के जब मैं HDB के IPO का अप्लाई करूँ और मुझे मिले, तो भाई साहब एक HDFC का शेयर खरीद के रख लो ताकि उस कोटे में अप्लाई कर सको। अब कंपैरिजन करते हैं बाकी लोगों के मामले में, भाई साहब ये कहाँ खड़ी है, मजबूत है, कमजोर है, किस किस क्राइटेरिया पे कहाँ कहाँ आती है। तो सबसे पहले बात करें AUM की, टोटल कितना पैसा संभालता है। उस मामले में देखा जाए तो टॉप 10 के अंदर ये NBFC आती है। ROE की बात करें, रिटर्न ऑन कैपिटल की, तो रिटर्न ऑन कैपिटल इसकी है 19.6% और ये तीसरे नंबर पे आती है। बजाज और चोलामंडलम के बाद ये तीसरे नंबर पे आती है। निम की बात करें तो इसका जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है 7.85 अपन ने देखा था, ये चौथा सबसे बड़ा है। नंबर 1 पे आता है बजाज, L&T और श्रीराम के बाद चौथे नंबर पे आती है। NPA के बनने बात की थी 0.63 है, बजाज के बाद सेकंड नंबर पे आती है। अब चलते हैं HDB फाइनेंशियल स्ट्रेंथ और वीकनेस पे। सबसे बड़ी स्ट्रेंथ तो ये की है भाई साहब, ये HDFC ब्रांड इनके साथ है। 94.6% शेयर है। एक तरह से देखा जाए तो HDFC की ही कंपनी है, तो HDFC ग्रुप की कंपनी है, तो आपको ट्रस्ट रहता है कि भाई साहब बढ़िया ऑपरेशन है, बढ़िया मैनेजमेंट है और कोई टेंशन नहीं है, पीछे इतना बड़ा ग्रुप खड़ा है। ये सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। सेकंड जो इसकी स्ट्रेंथ है, इसका रूरल एरिया में पेनिट्रेशन बहुत अच्छा है। आप इसको ऐसे समझो, इसकी टोटल 1684 ब्रांचेस हैं। वो कहाँ कहाँ पे है? Tier 1 में मात्र 12%, Tier 2 में मात्र 8%, Tier 3 में 9%, Tier 4 और उसके ज्यादा, यानी गांव, ढाणियों, कस्बों में इसकी 71% ब्रांचेस हैं। तो वहां पे आप देखा जाए तो वहां बड़ी बड़ी बैंक्स नहीं होती, वहां NBFC भी लिमिटेड होती है। तो वहां इतना भारी कॉम्पिटिशन, जैसे अगर मैं बात करूं मान लो मुंबई की, तो मुंबई में आपको सारे तो बैंक मिलेंगे, सारी NBFC मिलेगी, तो यहाँ कॉम्पिटिशन ज़्यादा है। लेकिन अगर आप Tier 4 या उसके बियॉन्ड चले गए, वहाँ इक्का दुक्का बैंक मिलेंगे, इक्का दुक्का NBFC मिलेगी और वहाँ पे इनका अच्छा खासा होल्ड है, तो कम कॉम्पिटिशन है और बड़ा खुला मार्केट है, तो इनकी ग्रोथ के चांसेस ज़्यादा है। ये बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है। तीसरी स्ट्रेंथ जो मैंने कहा कि NPA बहुत कम है। देखो NBFC में सबसे बड़ा लॉस ये है कि पैसे तो बांट रहे हो, भाई साहब डूब गए तो इस भाई के तो पैसे ही नहीं डूबते। 0.63 सेकंड लोएस्ट बजाज फाइनेंस के बाद। तो भाई साहब देखा जाए तो सेफ कंपनी है, पैसा सोच समझ के देती है, रिस्क अपना मैनेज करती है, इसलिए इसकी ज्यादा डूबत है भी नहीं। नेक्स्ट स्ट्रेंथ इनकी आती है स्टेबल इनकम है और क्वालिटी एसेट अच्छी है। इन्होंने जो टोटल लोन दिया है उसमें से 71% लोन है सिक्योर्ड, यानी उसके अगेंस्ट जमीन, प्रॉपर्टी कुछ ना कुछ रखा हुआ है। तो वहां पे भाई साहब सिक्योरिटी अच्छी है 71% पे। 29% है जहाँ पे अनसिक्योर्ड है, कुछ कोलेटर में पड़ा नहीं है, पर वहां पे मोटा ब्याज कमाते हैं और भाई साहब डूबत तो वैसे भी कम है। तो ओवरऑल ये चीज इनके फेवर में जाती है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इनका लेंडिंग के अलावा एक BPO बिजनेस भी है। ये आपके कलेक्शन का काम भी करती है, ये बैक ऑफिस का काम भी करती है, बाकी कंपनीज के लिए भी। लेकिन अभी तो इनका एक ही कस्टमर है, इनके खुद के पिताजी HDFC बैंक का काम करती है मेजरली, लेकिन भविष्य में जाके अलग अलग बैंकों के भी ये काम कर सकती है और एडिशनल रेवेन्यू जनरेट कर सकती है। अब आते हैं इसकी वीकनेस पे। तो सबसे पहली वीकनेस ये है कि जो निम इसकी स्ट्रेंथ थी वो वीकनेस भी बन सकती है, क्योंकि धीरे धीरे जैसे जैसे कंपनी बड़ी हो रही है तो पैसा और चाहिए होता है। अब HDFC बैंक से शुरुआत में पैसा लिया, अब कितना पैसा लिया जाएगा, अब क्योंकि धीरे धीरे स्टेक भी डायलूट हो रहा है, तो इनको बाकी सोर्सेस से पैसा लेना पड़ेगा और वो थोड़ा सा महंगा पड़ेगा, तो इनका जो मार्जिन है वो थोड़ा कम हो सकता है। सेकेंड रिस्क ये है कि इनका कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। अगर आप देखेंगे तो बहुत सारी NBFCs बाजार में आ गई है और धीरे धीरे वो भी Tier 3, Tier 4 आगे अंदर एंटर कर रही है। तो उनसे कंपटीशन करने के लिए इनको अगर अपनी रेट सस्ती करनी पड़ेगी, उसका प्रेशर भी मार्जिन पे पड़ेगा। तो जहाँ से अभी मैंने अपने क्या डिस्कस किया था कि इधर से पैसा लेते हैं, मान लो 10% पे लिया, 16 पे दिया। अब सोचो 10 की जगह अगर 11 पे मिलने लग जाए और 16 की जगह 15 पे देने पड़ जाए, मार्जिन स्क्वीज हो गया ना, तो यहाँ पे इम्पैक्ट आ सकता है। ये एक छोटी सी वीकनेस है, लेकिन ये इनके साथ ही सबके साथ ही है। तीसरी चीज है RBI लॉस। इस समय RBI भाई साहब हर महीने दूसरे महीने कोई ना कोई सर्कुलर, कोई ना कोई नोटिफिकेशन निकाल देती है। तो NBFC जो पहले खुले के काम करती थी, लीनेंट काम करती थी, बहुत सारी चीज़ों में रियायतें थी, वो धीरे धीरे RBI बंद करती जा रही है। तो ये एक तरह का इंडस्ट्री रिस्क इनके लिए हो सकता है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, HDFC पे डिपेंडेंस। BPO बिजनेस HDFC से चल रहा है, ब्रांड HDFC से आ रहा है, लोन वहाँ से HDFC से आ रहा है। तो धीरे धीरे एक ही व्यक्ति पे इतनी ज़्यादा
इंडिपेंडेंस होना ठीक नहीं होता, इनका खुद का पृथक अस्तित्व उतना नहीं है। ये इसको वीकनेस में आप चाहें तो गिन सकते हैं, स्ट्रेंथ भी है, कमजोरी भी है। अब बात करके कंक्लूजन की, देखो बड़े ब्रांड का साथ है, बड़ा सारा लेंडिंग बेस है, एनपीए काफ़ी कम है, रूरल प्रेजेंस है, तो ये कंपनी लॉन्ग टर्म में अच्छे रिटर्न दे सकती है अगर ये अपने कंपटीशन और मार्जिन को ढंग से मैनेज कर ले, और अगर अच्छी वैल्यूएशन पे आएगी तो लिस्टिंग गेन भी दे सकती है। बट एज यूजुअल आपको पता है कि अच्छी कंपनियों का सब्सक्रिप्शन बहुत ज़्यादा आता है, तो उसमें अलॉटमेंट मिलने के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं। जाते जाते एक डिस्क्लेमर, मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूँ। मेरी वीडियो को आप एज अ नॉलेज देखिए, आप इसके बाद अपनी रिसर्च स्वयं कीजिए, खुद चीज़ें पढ़िए, लोगों से सुनिए, फिर आपका कॉल करके जो भी आपका फाइनल कॉल है आप लीजिए। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।